बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो आज के लेक्चर में हम दोनों को एक कॉन्साइज वे में दोनों की डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे और एक कॉन्साइज वे में ही इनकी डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होती है और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन की बात करें स्टूडेंट्स, तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में हम बेसिकली डेफिनेशंस, डाटा की डेफिनेशंस पे बात करते हैं। हम रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, या फिर जिस तरह से हम जो चीजें लॉजिकल हैं, जिस तरह से हम जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें एंटिटीज के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स के बाद हम उनके रिलेशनशिप्स पे बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये लॉजिकल है, इनका फिजिकल सिनेरियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में हम उन चीजों को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो कि लॉजिकल हैं, जिस तरह से एंटिटीज हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, इनमें कोई भी चीज फिजिकल नहीं है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक लॉजिक हम डिवेल्प कर लेते हैं, पहले एक कागज के ऊपर फॉर एग्जांपल उनका डिजाइन हम तैयार कर लेते हैं। तो ये इस तरह से कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं जो कि वर्चुअल चीजें होती हैं, हम इन्हें फिजिकली जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आपने लॉजिकल की बात करनी है तो आपने उन सिनेरियोज पे बात करनी है, उन तरीकों पे बात करनी है जो कि फिजिकली उसे इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं अभी हम जा रहे हैं। अब हम सिर्फ उसका एक स्केच बना रहे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो चीजें लॉजिकल हैं, जिस तरह से मैंने आपको एंटिटीज की बात की है, उनके एट्रीब्यूट्स की बात की है और उसके बाद मैंने रिलेशनशिप्स की बात की है। तो डेफिनेटली जब हम इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो टेबल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगी, उनके कॉलम्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और दोनों को आपस में क्या होगा, रिलेट कर देंगे, मिला देंगे। तो ये चीजें लॉजिकल होती है। इस तरह से फिजिकल चीजें क्या है, फिजिकल चीजों में क्या करते हैं हम, डेटाबेस का जो हमने एक लॉजिक बनाई हुई होती है उसे हम फिजिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं। किस तरह से हम उन्हें रिकॉर्ड्स की शक्ल में ले आते हैं, हम उन्हें फाइल्स की सूरत में ढाल देते हैं, उनपे इंडेक्सेस वगैरह जो है वो लगा देते हैं, या फिर कुछ और डाटा स्ट्रक्चर जो है वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये फिजिकल हो गया। जो फिजिकल चीजें हैं उसमें हम बेसिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जबकि लॉजिकल में हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, उनका स्केच बना रहे होते हैं। तो चलिए आइए टाइम जाया किए बगैर हम उनकी सबसे पहले डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर हम उन्हें वन बाय वन जो है वो गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन की बात करें तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन कंटेन्स द डेफिनेशंस ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो डेफिनेशन ऑफ डाटा डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया कई दफा कि डेफिनेशन ऑफ डाटा क्या होती है, ये बेसिकली मेटा डाटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में हम रूल्स की बात करेंगे, मेटा डाटा की बात करेंगे, डाटा की डेफिनेशंस की बात करेंगे। इट कंटेन्स रूल्स, इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हम बेसिकली उन रूल्स की बात करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे, जिस तरह से हम डाटा को प्रोसेस करेंगे उसकी एक हिरार्की बनाएंगे डाटा की, हमें ये पता चलेगा कि डाटा कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है। तो ये सारे का सारा हम काम कहां पे करेंगे, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर करेंगे। इसके बाद इट कंटेन्स एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये भी बात हमने पहले की है कि यहाँ पे हम उसे एंटिटीज की सूरत में लेके आते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बनाते हैं और फिर उनके दरमियान एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन दी डेटाबेस। तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में क्या होती है, कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन होती है डाटा की, तमाम की तमाम डेफिनेशन, तमाम के तमाम रूल्स, तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो कहां पे आ जाती हैं, वो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में आती हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट एंटिटीज। सबसे पहले हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटीज क्या होती हैं, तो चलिए हम सबसे पहले एंटिटीज की बात कर लेते हैं कि एंटिटीज वो चीजें होती हैं जिनके बारे में हम डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। वो सारी की सारी चीजें एंटिटीज हैं। जिस तरह से मैं आपको एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूं कि कॉलेज में क्या होता है, टीचर्स होते हैं। टीचर क्या है, एक एंटिटी है, क्योंकि हम टीचर्स के मतलब डाटा कलेक्ट करके अपने डाटाबेस में स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा और वहां पे क्या है, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स के मतलब जो है वो डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट जो है वो भी क्या हुई, एक एंटिटी हुई। इसी तरह से टीचर एक एंटिटी है। अच्छा, वहां पे नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है, वो भी एक एंटिटी है। वहां पे फर्नीचर है, वो भी एक एंटिटी है। वहां पे क्लासरूम्स हैं, वो भी एक एंटिटी, क्योंकि हम इन तमाम की तमाम चीजों को जो है इनके मतलब डाटा कलेक्ट करके कहां पे स्टोर करवाएंगे, अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो वो तमाम चीजें जिनके मुतालिक हम डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें स्टोर करवाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो एंटिटीज है। और एंटिटीज को शो कैसे किया जाता है,
उसे मुस्ततील के जरिए से यानी कि रेक्टेंगल के जरिए से जो है वो शो करवाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट क्या हुआ, एक एंटिटी है। इसी तरह से टीचर एक एंटिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटिटीज जो है वो बनाएंगे, वो उन चीजों को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनके मुताबिक हम डाटा को कलेक्ट करेंगे अपनी डेटाबेस के अंदर। तो जब भी हम डेटाबेस बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके स्टेक होल्डर्स यहाँ पे डेटाबेस की अगर सेंस में बात करें तो डेफिनेटली वही चीजें होंगी जिनके मुताबिक हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जिनके मुताबिक हम कलेक्ट करना चाहते हैं डाटा, वो एंटिटीज होंगी और एंटिटीज को रेक्टेंगल के साथ शो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। तो जब हमारे पास एंटिटीज बन गई, एक फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट एंटिटी बन गई, एक और एंटिटी, यहाँ पे हम कुछ 4-5 एंटिटी या 10 एंटिटीज बना लेते हैं। अब उनके दरमियान में रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप किस तरह से बनता है देखें। अब स्टूडेंट जो है ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर हम बात करें तो स्टूडेंट डेफिनेटली टीचर्स के साथ उसका इंटरेक्ट होगा, स्टूडेंट का कोर्सेज के साथ जो है वो इंटैक्ट होगा, स्टूडेंट जो है उसका बुक्स के साथ इंटैक्ट होगा। तो डेफिनेटली एक एंटिटी जिन जिन चीजों के साथ रिलेट करेगी, जिस चीज के साथ उसका ताल्लुक होगा, उनके दरमियान में हम क्या बना देंगे, रिलेशनशिप बना देंगे। और रिलेशनशिप जो है वो एक लाइन से शो करते हैं। यहाँ पे अगर हम डिजाइन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम ईआरडी की बात करें, जिस तरह से एंटी रिलेशनशिप डायग्राम है, तो वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल के साथ एंटी को रिप्रेजेंट किया जाता है और लाइन जो होती है वो रिलेशनशिप को शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मर्ज द रिलेशंस। तो मर्ज द रिलेशंस का मतलब ये है कि हमने जो भी हमारे पास टेबल्स बने हैं, जो रिलेशंस बने हैं, कई दफा ऐसे होता है कि हमने अननेसेसरी एक से ज्यादा टेबल्स बनाए हुए होते हैं, हालांकि उन तमाम के तमाम टेबल्स को हम एक टेबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज के 2 टेबल्स बना दिए हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये दोनों टेबल्स जो हैं ये एक टेबल भी इनका बनाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उन दोनों टेबल्स को मिला के एक टेबल बना देंगे, यानी उन्हें मर्ज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज द रिलेशन। अब हम ये देखेंगे नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है डेटाबेस के अंदर, कि अगर हम सबसे पहले एक डेटाबेस को बना लेते हैं तो बाद में हम उसे क्या करते हैं, टेबल्स बना लेते हैं, हम उन्हें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनमें जो है वो इनकंसिस्टेंसीज और रिडंडेंसीज वगैरह को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये नॉर्मलाइज रिलेशन कहलाता है। नॉर्मलाइज रिलेशन में क्या होता है कि आमतौर पर हमारे पास एक बहुत बड़ा टेबल होता है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करते हैं, और कभी कई दफा ऐसे भी होता है कि हमें एक टेबल को तोड़ के 2 या 3 टेबल्स बनाने पड़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज द रिलेशंस। तो मैं एज अ होल एक दफा आपको बता देता हूं कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन जो है हमारे पास ये क्या काम करता है। ये बेसिकली डेफिनेशंस पे बात करता है, ये रूल्स पे बात करता है, इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन पे बात करता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाटा पे बात करता है, ये रिलेशनशिप्स पे बात करता है, ये उसके एट्रीब्यूट्स पे बात करता है, ये एंटिटीज पे बात करता है। ये तमाम की तमाम चीजें किसमें आ जाती हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में। अब हम आते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की तरफ। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में किन किन बातों का, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इंप्लीमेंट्स द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड डाटा स्ट्रक्चर। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में बेसिकली हम ये वाला जो काम किया हुआ है ना हमने, इसे हम अब इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, इसे हम अमली शक्ल देने के लिए जा रहे हैं, अब प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए जा रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो ये वाली लॉजिकल चीजें खत्म हो जाएंगी और हमारे पास एक्चुअल चीजें आ जाएंगी, जो कि किसमें आएंगी, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में। ये वाली साइड किसकी है, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की। तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में हमने ये काम किया है कि हमने सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की सूरत में लेके आए, यानी कि टेबल्स वगैरह बनाए, उसके बाद उसकी फाइल्स बनाई, उन टेबल्स पे इंडेक्सेस वगैरह लगाए, और भी कुछ डाटा स्ट्रक्चर जो भी हम उसके अंदर बनाने जा रहे हैं। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, अदर डाटा स्ट्रक्चर जो है उनसे हम कहेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में हमारे पास जो भी चीजें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आर डाटा वॉल्यूम। सबसे पहले हम डाटा वॉल्यूम यूजर्स एनालिसिस की बात करते हैं, उसके बाद डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं और इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स होते हैं। इन्हें मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं सारी की सारी चीजों को। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, डाटा वॉल्यूम एंड यूजर एनालिसिस। डाटा वॉल्यूम क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा है उसकी मिकदार कितनी है, कितना डाटा जो है वो हम अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं, और वो कितना रैंडमली एक्सेस होगा, कितना फ्रीक्वेंटली वो एक्सेस होने जा रहा है वो डाटा। तो ये चीज को हम सबसे पहले मद्देनजर रखेंगे। अगर तो हमारे पास डाटा कम है तो डेफिनेटली उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान होगी, वो जल्दी जो है वो रिट्रीव हो जाएगा, उसे उसका ट्रैवर्सल जो है वो इजी होगा। लेकिन अगर हमारा डाटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें उस पर कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ इंडेक्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर हम वहां से डाटा को इजीली जो है और रैपिडली जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी।
डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी होती है कि हम डाटा को जब स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं तो हम कौन सा मैकेनिज्म स्टोर करवाने के लिए जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे इसके दरमियान में ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये ऊपर वाले हैं और यहाँ पे हैं जो कंपोनेंट्स, तो इनके दरमियान में मैंने यहाँ पे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है इसका एक छोटा सा चार्ट बनाया है। देखें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेंट्रलाइज्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, फिर पार्टीशन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद रेप्लिकेटेड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या फिर हाइब्रिड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात ये कर लेते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सिटी है फॉर एग्जांपल, या एक कंट्री है हमारे पास, वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की 100 ब्रांचेस हैं। अगर 100 ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल एक हम बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बैंक है, उसकी पूरे मुल्क में 1000 ब्रांचेस हैं। और क्या करेगा वो, फॉर एग्जांपल उसका, अब हम देखते हैं कि बैंकिंग की अगर हम बात करें तो कराची हमारा मेन हब है। कराची में तमाम के तमाम बैंक्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहां पे है, कराची में है। तो वो कराची में एक सर्वर रख देते हैं अपना, और तमाम का तमाम डाटा जितनी भी ब्रांचेस हैं वहां से वो इंटरनेट के जरिए से डाटा कहां पे आएगा, उस कराची की मेन ब्रांच में जहां पे सर्वर पड़ा हुआ है वहां पे आके स्टोर हो जा रहा है। यानी कि एक ही जगह पे सारे का सारा डाटा स्टोर हो जा रहा है। उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब ये है कि भाई हम मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे सब हेडक्वार्टर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन हेडक्वार्टर कराची में है, फिर उसके बाद लाहौर में बना देते हैं, एक पेशावर में बना देते हैं, एक कोयटा में बना देते हैं, एक हम जो है वो मुजफ्फराबाद में बना देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम करेंगे तो हम डिफरेंट लोकेशंस पे सर्वर को रख देंगे। फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल लेवल पे वो स्टोर करवाएंगे अपने अपने डाटा को। जो सिंध वाले हैं वो कराची में स्टोर करवाते जाएंगे, जो पंजाब वाले हैं वो लाहौर में स्टोर करवाते जाएंगे, इसी तरह से बलूचिस्तान वाले कोयटा में, केपीके वाले पिशावर में, और जो है वो एजेके जो है वो कहां पे करवा देंगे, मुजफ्फराबाद में जो उनका सर्वर पड़ा हुआ है वहां पे स्टोर करवाएंगे। तो ये वाला जो टेक्निक है, या इससे हमें फायदा ये होगा कि डाटा जो है वो लोकली जल्दी हम उसे स्टोर भी करवा सकेंगे और वहां से एक्सेस भी कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस सेंस में कि यहाँ पे रेप्लिकेटेड में ना हम जो है वो इसकी तरह से पार्टीशन की तरह से सेपरेटली भी स्टोर करवाएंगे और सेंट्रलाइज भी स्टोर करवाएंगे। यानी कि एक डाटा की एक से ज्यादा कॉपीज जो है वो हम स्टोर करवा रहे होंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे डैमेज हो जाता है तो वही डाटा हम दूसरी जगह से जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम आ जाती है रेप्लिकेटेड में कि यहाँ पे उसे अपडेट करना पड़ता है डाटा को हर जगह पे, जहां जहां पे भी हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं, जहां जहां पे भी स्टोर करवा रहे हैं, हर जगह पे हमें डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। इसके बाद हाइब्रिड है। हाइब्रिड जो है वो तकरीबन उसमें हम क्या काम करते हैं, इन तमाम की खसूसियात उसमें आ जाती हैं हाइब्रिड में, कि हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल डाटा में डिवाइड कर लेते हैं। जो क्रिटिकल डाटा होगा उसे हम क्या करेंगे, उसे एक से ज्यादा जगहों पे स्टोर करवाएंगे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हम रेप्लिकेटेड में करते हैं। जबकि कुछ डाटा ऐसा होगा हम उसे क्या करवाएंगे, सेंट्रलाइज स्टोर करवा लेंगे कि भाई उसे सिर्फ एक जगह पे स्टोर करवा दो, उसे जगह जगह पे स्टोर करवाने की जरूरत नहीं। हाइब्रिड जो है ये इसमें एक से ज्यादा जो हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज है उसकी खसूसियत होती है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि भी हमने डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से हमने अपने डाटा को जो है वो स्टोर करवाना है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के भी हमारे पास मेथड है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसे इन्हें मेथड को समझ के हमें समझ लग जाएगी कि भाई फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल डाटा ऐसा होता है, ऐसी स्टोरेज मैकेनिज्म है जहां पे हम एक सीक्वेंस के साथ डाटा को स्टोर करवाते हैं। यानी कि हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, फिर चौथा रिकॉर्ड। और अगर हम चौथे रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से गुजर के वहां पे जो नेक्स्ट जो हमारे पास रिकॉर्ड है उस पे जाना पड़ेगा। तो इसे सीक्वेंशियल कहते हैं। जिस तरह से टेप ड्राइव है हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास पुराने जमाने में वीसीआर होते थे या फिर टेप्स होती थी, उनमें हम कैसेट डालते थे, और अगर फॉर एग्जांपल हम 5वां या 6ठा गाना सुनना चाहते हैं तो हम या तो फॉरवर्ड करके वहां तक जाते थे, या पहले 3-4 गाने जो है वो सुनने के बाद हम वहां पे पहुंचते थे। तो यही सीक्वेंशियल की एग्जांपल है कि हमें पहले जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें गो थ्रू करके वहां तक जाना पड़ेगा। इसे सीक्वेंशियल मैकेनिज्म कहते हैं। तो टेप ड्राइव इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके बाद रैंडम, डायरेक्ट और रैंडम है। डायरेक्ट और रैंडम में हम डायरेक्टली जो है वो किसी जगह तक पहुंच सकते हैं, किसी जो इस सेंस में हम स्टोर करवाते हैं कि हमें गो थ्रू होके पहले, दूसरे, तीसरे, या मतलब पिछले रिकॉर्ड्स को एक इसमें सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखा जाता, और इसमें हम सीक्वेंस को मद्देनजर रखे बगैर ही अपने रिकॉर्ड, जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होती है। वहां पे हम उसे आईडी इस्तेमाल करते हैं, एड्रेसिंग ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि हम डायरेक्टली उस एक्सेस तक पहुंचे। जिस तरह से हमारे पास CD-ROM है।
सीडी जो है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, वो उसकी एक एग्जांपल है। जिस तरह से हम पहले गाने पे क्लिक करके पहला गाना चला लेते हैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम 10वें गाने पे क्लिक करते हैं तो जो सीडी रोम है उसका हेड जो होता है वो डायरेक्टली किस पे चला जाता है, उस एड्रेस पे चला जाता है जहां पे 10वां जो है वो गाना स्टोर करवाया हुआ है या रिकॉर्ड स्टोर करवाया हुआ। तो ये किसकी एग्जांपल है, डायरेक्ट और रैंडम। ये बिल्कुल एक सीडी की एग्जांपल है कि जहां पे हमें सीक्वेंस का हमने ख्याल नहीं रखना, हमने एक सीक्वेंस से गुजर के वहां तक नहीं जाना, बल्कि डायरेक्टली हमारी रसाई वहां तक होती है। इसके बाद हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल है। इंडेक्स सीक्वेंशियल में हम क्या काम करते हैं कि भाई है तो सीक्वेंशियल, लेकिन हम उसे एक इंडेक्स दे देते हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि ये फलां जो हमारे पास रिकॉर्ड है ये उस जगह पे स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक इंडेक्स बना लेते हैं। जब हम इंडेक्स को पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि इंडेक्स क्या होता है। इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास जो कैटेगरी है, हमारे पास कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का जो कंपोनेंट है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स देखें जिस तरह से हमारे पास अगर बल्क में डाटा होगा, डाटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा ना, तो हम एक इंडेक्स उसका तैयार कर लेंगे जिससे हमें उस डाटा तक पहुंचने में आसानी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बुक की, कि एक बुक अगर आप एक बुक को जो है वो किसी टॉपिक पे आप जाना चाहते हैं तो हम एक उसका एक आपने देखा होगा कि या तो शुरू में बुक के जो है वो इंडेक्स बना हुआ होता है या बुक के एंड पे एक इंडेक्स बना हुआ होता है। उसमें आप अल्फाबेटिकली अपनी टर्म को देखते हैं कि मेरी टर्म कौन सी है। जब आप उस टर्म तक पहुंचते हैं तो उसके आगे पेज नंबर लिखा हुआ होता है, तो आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाते हैं। आपको सारी बुक को देखना नहीं पड़ता, 1 बाय 1 पेजेस को उलट पुलट के नहीं आपको देखना पड़ता। आप सिंपली इंडेक्स पे चले जाएं, वहां पे जाके अपना टॉपिक तलाश कर लें, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अपना टर्म जो है वो तलाश कर लें, सर्च कर लें, और उसके बाद उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा हुआ होगा, आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इंडेक्सेस का कि आप अगर डाटा बहुत ज्यादा है आपके पास तो आप उस पर एक इंडेक्स लगा दें ताकि आपका डाटा जल्दी रिट्रीवल जो है वो होना शुरू हो जाए। और ये बहुत ज्यादा इसमें एफिशिएंसी आ जाती है जब उसके ऊपर आप एक इंडेक्स जो है वो लगा देते हैं। तो ये इंडेक्स सीक्वेंशियल बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें डाटा जो है वो एक ऑर्डर के साथ, एक सॉर्टिंग ऑर्डर के साथ, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ यहाँ पे बना दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, और उसके बाद उस पर इंडेक्स लगा दिया जाता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल। इस तरह से मैंने आपको इंडेक्सेस का बता दिया है कि ये भी एक बहुत अहम फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का कंपोनेंट है कि हम एक इंडेक्स तैयार कर लेते हैं कि डाटा तक रसाई हमारे आसानी हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटेग्रिटी, डाटा की इंटेग्रिटी क्या होती है। डाटा की इंटेग्रिटी है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा, कि डाटा जो एक्चुअल डाटा है हमारी डेटाबेस भी उसे ही डिपिक्ट कर रही हो, हमारी डेटाबेस भी वही एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रही हो। ऐसा ना हो कि एक्चुअल में कुछ और है और हमारी डेटाबेस कुछ और ही शो कर रही है। ऐसा ना हो कि किसी स्टूडेंट का एड्रेस तो लाहौर का है लेकिन डेटाबेस में जब जाके देखें तो वहां पे फैसलाबाद आ रहा हो। तो ये एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा जो है वो क्या कहलाती है, डाटा की इंटेग्रिटी कहलाती है। तो इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, इंटेग्रिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी सारे हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स कहा जाता है पाबंदियों को, हम पाबंदी लगा सकते हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी फील्ड के ऊपर जहां पे आप एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर लिखना है, तो अक्सर रोल नंबर जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल में नहीं होते, वो सिंपली इंटीजर्स के होते हैं। वहां पे हम सिर्फ न्यूमेरिक्स देते हैं, वहां पे अल्फाबेटिक्स का कोई काम नहीं है। तो हम अपनी फील्ड के ऊपर ये कॉन्स्ट्रेंट लगा देते हैं, ये पाबंदी लगा देते हैं कि इसके अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक जो है वो एंटर ही ना हो सके। तो ये एक हमारा वहां पे एक कॉन्स्टेंट लग गया, एक पाबंदी लग गई। अब हम काफी हद तक अपनी उस गलती से बच जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर अगर गलती से भी अल्फाबेटिक जो है वो कोई करैक्टर जो है वो एंटर नहीं हो सकेगा, तो हमें काफी सारी वहां पे सिक्योरिटी मिल जाती है इस हवाले से। जब भी हम कोई अल्फाबेटिकल, फॉर एग्जांपल हम ना चाहते हुए किसी हमारे पास से प्रेस हो गया अल्फाबेटिक, कोई भी जो करैक्टर है वो प्रेस हो जाता है तो वो एंटर नहीं हो सकेगा। तो इस तरह के मजीद भी कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो काफी सारे हम लगा सकते हैं हम डेटाबेस के ऊपर उसकी करेक्टनेस को बरकरार रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपने लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।